हेलो चैट्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और लीनियर डिमांड कर्व एट एक्स एक्सिस इज 0। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होता है लीनियर डिमांड कर्व पे एट एक्स एक्सिस इज 0, ठीक है। और अगर देखो आपको ना ये छोटे छोटे एमसीक्यूज अभी समझ नहीं रहना तो टेंशन मत लो, नीचे जो बड़े आंसर्स आएंगे ना उसमें ये सब ऑलमोस्ट समझ जाएगा, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है, प्राइस क्या है, ये वो, ठीक है। अब सेकंड है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन लीनियर डिमांड कर्व एट वाई एक्सिस इज इक्वल टू, तो ये होता है इनफाइनाइट, ठीक है। देन थर्ड, डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में जो डिमांड कर्व होता है वो पैरेलल होता है एकदम एक्स एक्सिस के, ठीक है। ये सब होता क्या है वो आपको नीचे सब समझ जाएगा बड़े आंसर्स में। Then fourth, when percentage change in quantity demanded is more than the percentage change in price, the demand curve is flat. तो एक flatter, ठीक है। Then आता है fifth, ED is zero in case of necessities, ठीक है। तो ED यहाँ पे जीरो होता है necessities के केस में। और मैं फिर से बोल रही हूँ, टेंशन मत लो अगर आपको ये वन वर्ड एमसीक्यूज नहीं समझे तो, ठीक, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपको वो लैंग्वेज जब तक नहीं समझेगी तब तक एमसीक्यूज रट्टा नहीं मारे जा सकते, इसको समझ के ही करना पड़ेगा। तो नीचे जो ये बड़े आंसर है उसमें समझ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2, गिव इकोनॉमिक टर्म्स। तो फर्स्ट, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इनकम ओनली। तो सिर्फ जब चेंज होती है इनकम और उसमें जो क्वांटिटी डिमांड चेंज हुई उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इनकम के कारण डिमांड चेंज हुई, राइट। तो यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गया, राइट। देन अब सेकेंड है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी। तो एक कमोडिटी के प्राइस चेंज के कारण दूसरे कमोडिटी का क्वांटिटी चेंज हो गया, डिमांड की क्वांटिटी डिमांड चेंज हो गई, राइट। तो उसे बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। थर्ड, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस। तो यहाँ पे सिर्फ प्राइस के कारण जो क्वांटिटी डिमांड का चेंज है वो होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। देन फोर्थ, इलास्टिसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो परफेक्टली इलास्टिसिटी डिमांड, ठीक है। देन फिफ्थ, इलास्टिसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम अ proportionate change in quantity demanded due to a proportionate change in price। तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द कोरिलेशन। तो फर्स्ट, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड और ये ईडी होता है इनफाइनाइट, ठीक है। और यहाँ पे ईडी क्या है, जीरो है, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। और अभी भी टेंशन मत लो, ये दिमाग के ऊपर जाएगा अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो, पर टेंशन मत लो, नीचे जो ये क्वेश्चन है ना ये वाले हम वो देखेंगे ना तो उसमें ऑलमोस्ट आपको समझ जाएगा, और ये इसमें भी, ठीक है। ये सब अगर आपको ऐसा होना तो वीडियो आगे करके पहले ये वाले क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद ये एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन देखो तो आपको ये भी अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कौन से केस में होता है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के केस में होता है, राइट। देन आता है थर्ड, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व लीनियर डिमांड और या लीनियर डिमांड कर्व, और यहाँ पे नॉन लीनियर डिमांड कर्व किस में होता है, कॉन्वेक्स डिमांड कर्व में, ठीक है। देन आता है फोर्थ, पेन एंड इंक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये क्या है, पेन एंड इंक कौन से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, राइट। और ये टी एंड कॉफी कौन से होते हैं, सब्सटीट्यूट्स। देन आते हैं फिफ्थ, रेशियो मेथड ईडी, और ये है रेशियो मेथड, राइट। और ये जो ईडी इज इक्वल्स टू लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट है वो कौन सा है, पॉइंट और जियोमेट्रिक मेथड है, ठीक है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट, असर्शन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स दैट वन वेरिएबल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर वेरिएबल। तो ये स्टेटमेंट हुआ कर रहा है क्योंकि यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या एक्सप्लेन करता है, वन वेरिएबल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर, ठीक है। एक वेरिएबल भी इन्फ्लुएंस कर सकता है अनदर वेरिएबल को, सिंपल सी बात है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और रीजनिंग क्या है, मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्योंकि ये जो असर्शन वाला स्टेटमेंट होता है उसका ये रीजन होता है क्या बराबर, ठीक है। तो हम ये रीजनिंग देखेंगे कि ये स्टेटमेंट जो ट्रू है असर्शन वाला वो क्यों ट्रू है, उसका क्या रीजन है, और वो रीजन यहाँ पे दिया जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंडिकेट्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस एंड चेंजेस इन अदर फैक्टर्स ऑन डिमांड। तो ये रीजनिंग बराबर लग रहा है कि आपको, नहीं, राइट, पर ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये जो असर्शन वाला स्टेटमेंट है उसका ये रीजन बराबर दे पा रहा है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे बोला है वन वेरिएबल इन्फ्लुएंस करता है अनदर वेरिएबल को, तो उसका ये प्रॉपर रीजनिंग है ही नहीं। तो हम यहाँ पे ये टिक करेंगे कि
Fourth, both A and R are true and R is not correct explanation of A. ठीक है, और अगर correct explanation होता तो यहाँ पे थर्ड वाला आता कि both A and R are true and R is the correct explanation of A. Simple. ठीक है. Then second, a change in quantity demanded of a one commodity due to a change in price of another commodity is cross elasticity. ठीक है, तो ये cross elasticity की definition ही है ये, क्योंकि एक change के एक कमोडिटी के चेंज इन प्राइस के कारण अनदर कमोडिटी की डिमांड चेंज हो सकती है, राइट. तो ये क्रॉस इलास्टिसिटी हुई. और यहाँ पे उसका रीजन क्या दिया है, चेंजेस इन कंज्यूमर्स इनकम लीड्स टू अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. यह स्टेटमेंट ट्रू है पर ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है, राइट. तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे. फोर्थ, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सिंपल. Then at the third assertion, degree of price elasticity is less than in one case then one in case of relatively elastic demand. तो ये true है. Then reasoning क्या है, change in demand is less than the change in price. तो यहाँ पे जो reasoning है वो इसका correct explanation है. तो यहाँ पे हम third tick करेंगे, both A and R are true and R is correct explanation of A. Simple. अब हम करेंगे question number 5, distinguish between. तो first relatively elastic demand and relatively inelastic demand. तो देखो आपको ना ये बहुत hard लग रहा होगा देखने पे, पर बहुत easy है, आसानी से समझो. देखो सबसे पहले relatively elastic demand क्या होता है, when percentage change in quantity demanded is greater than the percentage change in price then demand is said to be relatively elastic demand. सिंपल सी बात है, ये डायग्राम से समझो. जब प्राइस जितना चेंज हुआ उसका परसेंटेज कम है किससे, जितना क्वांटिटी ज्यादा डिमांड हुआ है उससे, राइट. देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल से समझो, अ 50% फॉल इन प्राइस लीड्स टू अ 100% राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड. तो कोई भी प्रोडक्ट का 50% फॉल इन प्राइस, कितना 50%, राइट. सिर्फ 50% फॉल इन प्राइस से 100% राइज हो गई डिमांड, 100% बढ़ गई ये प्रोडक्ट की, ठीक है. तब होता है वो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. ये अब वर्ड्स टू वर्ड्स देखो व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का परसेंटेज चेंज ग्रेटर है, राइट. यहाँ पे 100% ग्रेटर हुआ, राइट, 50 से. यहाँ पे 100% क्या है, क्वांटिटी डिमांड में चेंज है, ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी 100% ज्यादा हो गई है. कितने में, 50% चेंज इन प्राइस है, ठीक है. तो 50% प्राइस कम हुआ और 100% वो क्वांटिटी की डिमांड बढ़ गई. तो जब क्वांटिटी डिमांडेड ग्रेटर होता है फॉल इन प्राइस से, तब होता है वो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ठीक है. सिंबॉलिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज ईडी इज ग्रेटर देन 1, ठीक है. तो ईडी यहाँ पे ग्रेटर देन 1 हुआ. देन यहाँ पे डिमांड कर्व कैसा होता है, स्लोप्स फ्लैटर, ठीक है. यहाँ पे ऐसा हो रहा है, राइट, डिमांड कर्व. और ये देखो ये डायग्राम ना इजीली समझो, प्राइस इतना सा गिरा, राइट, इतना सा मतलब 50% और क्वांटिटी डिमांडेड 100% बढ़ गई, राइट. बस इतना सा ध्यान में रखना और डायग्राम आप बना के आओगे तो अच्छा होगा डिस्टिंग्विश बिटवीन में, ठीक है. आई होप आपको ये समझा होगा. रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड उसका अपोजिट है. देखो व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस देन इट इज सेड टू बी रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड. तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन दोनों की सेम है, सिर्फ यहाँ पे ग्रेटर अलग है और यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर के बदले लेस है और कुछ नहीं, और पूरी की पूरी सेम है डेफिनेशन, ठीक है. तो आपका एक पॉइंट तो ऐसे ही हो जाएगा. और सिंबॉलिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज ईडी इज लेस देन 1, ठीक है. यहाँ पे अपोजिट है दोनों एक दूसरे के, राइट. तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है और यहाँ पे लेस देन 1 है. देखो इसका मतलब क्या है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड का, कि जब ये देखो क्वांटिटी डिमांडेड लेस है, राइट, क्वांटिटी डिमांडेड लेस है किससे, प्राइस के चेंज से, राइट. प्राइस का चेंज देखो यहाँ पे ज्यादा है और क्वांटिटी डिमांड का देखो कितना कम है, राइट. तो यहाँ पे देखो एग्जांपल के थ्रू से समझो. फॉर एग्जांपल 50% फॉल इन प्राइस लीड्स टू 25% राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड. पता नहीं कहाँ गायब हो गया, आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड. सिंपल सी बात है, देखो 50% प्राइस में चेंज आया, राइट, पर क्वांटिटी डिमांड कितनी बढ़ी, सिर्फ 25%. तो यहाँ पे ग्रेटर कौन हुआ, 50%, राइट. तो यहाँ पे हमको वही बोलना है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ये है 25%, राइट. वो कितना है, लेस देन 50% है, राइट. तो इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस ये है, राइट. तो इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस देन डिमांड इज सेड टू बी रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड. अच्छा देखो आपको अगर ये नहीं समझा तो फिर से देखो वीडियो पर अच्छे से समझो. अगर ये चैप्टर समझ के नहीं जाओगे ना बहुत पंगा हो जाएगा. और यहाँ पे डिमांड कर्व कैसा होता है, स्लोप स्टेपर. अब है सेकंड डिस्टिंग्विश परफेक्टली इलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है. तो देखो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या होता है, व्हेन अ स्मॉल चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स एन इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड देन डिमांड इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. सबसे इजी है ये देखो, व्हेन अ स्मॉल चेंज इन प्राइस मतलब
प्राइस में बहुत स्मॉल चेंज आया पर उसने इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब वो प्रोडक्ट की, देखो ये प्रोडक्ट है अपना कोई भी, ठीक है, सपोज इसमें प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया, थोड़ा सा प्राइस कम हो गया, राइट, 10% कम हो गया प्राइस, पर वो प्रोडक्ट की डिमांड 10% के प्राइस के कारण इनफाइनाइट हो गई है, राइट, इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा, अचानक से बहुत ज्यादा डिमांड आ गई, ओके, तो ये होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और यहाँ पे देखो ईडी क्या करता है, रिप्रेजेंट इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, क्योंकि थोड़ा सा प्राइस चेंज के कारण इनफाइनाइट डिमांड आ गई है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, द डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल 10% फॉल इन प्राइस में लीड टू एन इनफाइनाइट राइज इन डिमांड, समझ गए, मैंने जो एग्जांपल दिया ये प्रोडक्ट का, 10% फॉल इन प्राइस के कारण ये क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा बढ़ गई ये प्रोडक्ट की, वो होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, सिंपल सी बात है, राइट। और ये है उसका ग्राफ, ठीक है। अब है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, तो देखो इसका अपोजिट होगा, राइट, ये तो देखो व्हेन अ चेंज इन प्राइस डज नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड देन डिमांड इज सेड टू बी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज, इनफाइनाइट चेंज ला रहा था क्वांटिटी डिमांड में, पर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज भी, कुछ भी डिमांड में कोई चेंज नहीं ला रहा है, ठीक है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली एज ईडी इज इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ पे 0 क्यों है, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं है क्वांटिटी डिमांड में, ठीक है, यहाँ पे जैसे इनफाइनाइट चेंज था, राइट। और थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, द डिमांड कर्व इज वर्टिकल straight line parallel to y axis, okay, then ये है for example, देखो 20% fall in price will have no effect on quantity demanded, suppose अपना ये प्रोडक्ट है कोई, ठीक है, इसका फॉल इन प्राइस हुआ कितना, 20%, पर इसमें कोई इसकी डिमांड जैसी थी वैसी ही है, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ना ज्यादा हुई ना कम हुई, कुछ नहीं हुआ, राइट, तो वो होता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, सिंपल सी बात है। यहाँ पे थोड़े से प्राइस लेस के कारण बहुत ज्यादा बढ़ गई डिमांड, और यहाँ पे डिमांड में कोई असर नहीं आया। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट, एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, तो हम ये देखेंगे, आपकी बुक में ही है ये आंसर, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या करता है, डिपेंड करता है बहुत सारे सेवरल फैक्टर्स पे, ठीक है। इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिवनेस, डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस, की क्या रिस्पॉन्स करती है वो डिमांड अलग अलग फैक्टर्स के कारण, ठीक है। तो पहला पॉइंट है नेचर ऑफ कमोडिटी, तो सबसे पहली बात है कमोडिटी का नेचर कैसा है, वो नेसेसिटी है कमोडिटी, कंफर्ट्स है और या लग्जरी है, राइट, बाय नेचर वी कैन क्लासिफाई कमोडिटीज एज नेसेसिटी, कंफर्ट एंड लग्जरी गुड्स। अगर डिमांड नेसेसरीज की है लाइक फूड ग्रेन्स, मेडिसिन, टेक्स्ट बुक्स एक्सेट्रा, तो ये तो अपनी नेसेसिटीज है, राइट, तो उसकी डिमांड होती है हमेशा रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है। एंड फॉर कंफर्ट और लग्जरी गुड्स, मतलब जो कंफर्ट्स और लग्जरी गुड्स होते हैं लाइक कार्स, परफ्यूम, फर्नीचर एक्सेट्रा, तो उसकी डिमांड होती है, डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है। तो ये याद रखना, जो लग्जरीज और कंफर्ट गुड्स है उसका डिमांड बदलता रहता है, पर फूड ग्रेन्स जैसे कि ये मेडिसिन नेसेसिटी है, तो उसका डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक है, मतलब ज्यादा चेंज नहीं होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, तो देखो डिमांड ऑफ कमोडिटी विल बी मोर इलास्टिक, मतलब ज्यादा बदलती रहेगी अगर उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि गुड़ और शुगर, तो उन दोनों की डिमांड इलास्टिक बोल सकते हैं अपन, क्योंकि दोनों के वो दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, राइट, तो उसकी डिमांड इलास्टिक, मोर इलास्टिक होगी। पर फॉर एग्जांपल लेमन जूस, शुगर केन जूस एक्सेट्रा, ये सब, बट कमोडिटीज हैविंग नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स लाइक सॉल्ट, द डिमांड विल बी इनइलास्टिक, तो देखो सॉल्ट का कोई सब्स्टिट्यूट है क्या, नहीं, तो उसकी डिमांड हमेशा इनइलास्टिक रहेगी, तो ज्यादा नहीं बदलेगी, ठीक है। सॉल्ट की डिमांड सबको ही पड़ती है, राइट, तो उसकी डिमांड ज्यादा ऊपर नीचे होने नहीं वाली, जैसे कि यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट्स की होगी, यहाँ पे उनकी डिमांड मोर इलास्टिक होगी। देन आता है थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ यूजेस, तो जो एक प्रोडक्ट है तो वो कितना यूज हो सकता है, सिंगल यूज गुड्स हैव अ लेस इलास्टिक डिमांड, तो जो जिसका एक सिंगल यूज होता है वो उसकी डिमांड लेस इलास्टिक होती है, और मल्टी यूज गुड्स हैव मोर इलास्टिक डिमांड, सिंपल, फॉर एग्जांपल कोल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, ठीक है। देन फोर्थ, हैबिट्स मेक डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स रिलेटिवली इलास्टिक, फॉर एग्जांपल एडिक्टेड गुड्स, ड्रग्स एक्सेट्रा, तो ऐसी सब हैबिट्स की डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक ही होगी, राइट। तो यहाँ पे जो चीज की हैबिट्स है तो उसकी डिमांड ज्यादा चेंज होने की संभावना नहीं है, ठीक है। देन आता है फिफ्थ, ड्यूरेबिलिटी, तो कितना टिकाऊ है प्रोडक्ट, तो द डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स इज रिलेटिवली इलास्टिक, राइट, फॉर एग्जांपल फर्नीचर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड इज इन इलास्टिक, सिंपल, तो ऐसे सारे प्रोडक्ट्स का डिमांड कैसा होता है, रिलेटिवली इलास्टिक, मतलब बदलता रहता है, ठीक है। एंड देन डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स इज इन इलास्टिक, फॉर एग्जांपल मिल्क, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, तो ये ज्यादा बदलता नहीं है, ठीक है, इसका डिमांड।
अब आता है सेक्स पॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब देखो, सपोज कॉम्प्लीमेंट्री यानी एक गुड्स के कारण दूसरे गुड की डिमांड बढ़ती है। देखो, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच इज यूज्ड इन इंजंक्शन विद अदर कमोडिटीज टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल अ फॉल इन प्राइस ऑफ मोबाइल हेडसेट may lead to rise in demand for सिम कार्ड्स। तो सपोज फॉल इन प्राइस हुआ मोबाइल फोन्स का कोई, ठीक है, तो उसकी डिमांड कहाँ पे कौन से प्रोडक्ट्स पे पड़ सकते हैं? सिम कार्ड्स और ईयरफोन्स, मतलब फोन से रिलेटेड कोई भी चीज की डिमांड अचानक से बढ़ सकती है। क्यों? फॉल इन प्राइस के कारण, राइट। यहाँ पे फॉल इन प्राइस किसका हुआ? मोबाइल फोन्स का। पर डिमांड किसकी बढ़ी? उसके सारे बाकी के प्रोडक्ट्स की, राइट। तो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देन आता है सेवेंथ, इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। तो देखो हमने डिमांड वाले चैप्टर में भी देखा था कि इनकम ऑफ कंज्यूमर एक मेन फैक्टर होता है, क्योंकि कंज्यूमर की जो इनकम होगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी, राइट। तो डिमांड फॉर गुड्स इज यूजुअली इनइलास्टिक इफ द कंज्यूमर हैज हाई इनकम। यहाँ पे देखो डिमांड ना यूजुअली इनइलास्टिक होती है अगर यहाँ पे कंज्यूमर की हाई इनकम होगी, और डिमांड पैटर्न ऑफ वेरी रिच एंड वेरी एक्सट्रीमली पुअर पर्सन इज रियली अफेक्टेड बाय सिग्निफिकेंट चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे जो वेरी रिच होता है और एक्सट्रीमली पुअर होता है, तो ऐसे में डिमांड पैटर्न सेम ही रहती, ज्यादा अफेक्ट नहीं करती। पर यहाँ पे जिसकी इनकम हाई होती है उनकी यूजुअली इनइलास्टिक होती है, मतलब बदलती रहती है डिमांड। अगर अपनी इनकम अच्छे से बढ़िया प्रमोशन वमोशन मिल गया, अपनी डिमांड हो जाएगी बड़ी, हमको ये चाहिए, चलो घर में एसी लगा लेते कूलर के बदले, राइट। तो ऐसी सारी डिमांड्स बढ़ती रहती है, और अगर इनकम कम हो गई कभी तो डिमांड कम हो जाएगी कि चलो छोड़ो कूलर ही चला लो, कूलर के बदले पंखे ही चला लो, इलेक्ट्रिसिटी बिल बचा लो। तो ऐसे इनकम के ऊपर डिमांड बढ़ती ही कम होती है, राइट। देन आते हैं 8 पॉइंट, अर्जेंसी ऑफ नीड्स। तो नीड्स की जो गुड्स है उसकी क्या अर्जेंसी है, मतलब कितना अर्जेंट है। तो देखो, गुड्स विच आर अर्जेंटली नीडेड विल हैव रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। तो जो अर्जेंटली नीडेड होते हैं गुड्स, जैसे कि मेडिसिन है, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसकी डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड ही होती है, राइट। और यहाँ पे लग्जरी गुड्स की विच आर वेरी लेस अर्जेंट हैव रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, सिंपल। तो वहां पे जहाँ पे ये लेस अर्जेंट है तो उसकी डिमांड होगी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड ही होगी उसकी। अब लास्ट पॉइंट 9, टाइम पीरियड। तो यहाँ पे देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू टाइम पीरियड, ठीक है। इट वेरीज विद द लेंथ ऑफ टाइम पीरियड, जनरली लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जितना कमोडिटी का ड्यूरेशन लॉन्गर होगा उतना ही ग्रेटर होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और वाइस वर्सा, ठीक है। और दिस इज बिकॉज द कंज्यूमर कैन चेंज द कंजप्शन हैबिट इन द लॉन्ग रन इन फेवर ऑफ चीपर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ कमोडिटीज। तो बीच में अगर चीपर सब्स्टिट्यूट्स मिल गए तो मजे ही मजे है। तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट, और ये आंसर हमारा खत्म होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द टोटल आउटले मेथड एंड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो ये रहा आपकी बुक में ये आंसर, टोटल आउटले मेथड, ठीक है। देखो फर्स्ट पॉइंट आएगा, पॉइंट वाइज लिखना है आंसर, ठीक है। द टोटल आउटले मेथड इज आल्सो नोन एज, सबसे पहले पॉइंट ये लिखना है कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। टोटल आउटले मेथड को क्या बोलते हैं? आल्सो नोन एज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। देन सेकंड पॉइंट आएगा, दिस मेथड was developed by professional marshal. In this method, total amount of expenditure before and after the price change is compared. तो यहाँ पे सिंपल सा मेथड है, बहुत सिंपल सा मेथड है। क्या प्रोफेसर मार्शल ने डेवलप किया था? पहले जो प्राइस था और अब प्राइस है उसके दोनों के बीच में कंपेयर करना है। कैसे? टोटल एक्सपेंडिचर निकाल के। देखो टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा? इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। और हियर इज द टोटल एक्सपेंडिचर रिफर्स टू प्रोडक्ट एंड प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड। तो आपको ये मैंने जो हाईलाइट करा है ना वो लिखना है पहले। देन इन दिस कनेक्शन मार्शल हैज गिवन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस, ठीक है। तो आपको ये तीन चीजें लिखनी है पहले ये आंसर में, ठीक है। तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड पता है आपको क्या होती है, यूनिटरी क्या होती है, और रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड क्या होती है। और अपन को फिर इसमें ये बताना है कि ये तीन में से डिमांड कौन सी है यहाँ पे, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है यहाँ पे, ये तीनों में से हमें ये बताना, ठीक है। तो सबसे पहले ये एग्जांपल देखो, बाकी सब अभी के लिए भूल जाओ, बस फोकस करो एग्जांपल पे। प्राइस, ठीक है, ये प्राइस है यहाँ पे, ये जो भी गिवन है ये प्राइस है, ठीक है। देन ये है क्वांटिटी डिमांड, और ये टोटल आउटले हमें जो निकालना है, राइट, टोटल आउटले मेथड से। और ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये है प्रोडक्ट ए, ठीक है। उसकी प्राइस थी पहले 10 रुपए। सपोज ये एप्पल है, ठीक है, एप्पल हम देखेंगे इसका पहले प्राइस था 10 रुपीज, ठीक है। और कितना? 6 kg, ठीक है। सपोज ये है 6 kg, 10 रुपीज में 6 kg, तो इसे हम इंटू करेंगे। जैसे कि हमको यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला दिया, टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। तो ये प्राइस है 10 और ये है क्वांटिटी डिमांड 6, तो यहाँ पे आ गया 60, राइट। देखो यहाँ पे भी बोला है P इंटू क्यू, मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांड, ठीक है।
और यहाँ पे फिर क्या हुआ, एप्पल का प्राइस चेंज हो गया, 10 रुपए और बढ़ गया, मतलब 20 हो गया प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड कम हो गई 1 kg से, तो 20 × 5 कितना होगा, 100, राइट। तो 100 आ गया यहाँ पे, 100, ठीक है। अब हमें कंपेयर करना है कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ प्राइस के चेंज होने के कारण, राइट। तो हमें बस ये मेथड में वही बताना है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ गया यहाँ पे, राइट। 60 से डायरेक्ट 100 आ गया, तो यहाँ पे हो गया हमारा ईडी इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ईडी इज ग्रेटर देन 1 मतलब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। देखो ये सेकंड केस है, प्रोडक्ट बी। बी से कौन सा फ्रूट आता है, बी से कोई फ्रूट नहीं आता, बी से बैंगन ले लेते हैं हम, ठीक है, बैंगन। तो बी से बैंगन है, हमारा प्राइस पहले 30, ठीक है, और क्वांटिटी डिमांड कितनी थी, 4 kg, मतलब 30 रुपए में 4 किलो बैंगन, ठीक है। और उसका कितना था, अब 30 × 4 करेंगे तो कितना आया, 120, ठीक है। तो हमारा पहले एक्सपेंडिचर कितना था, 120, ठीक है। और फिर क्या हुआ, बैंगन का प्राइस बढ़ गया, कितना हुआ, 40 रुपए किलो। 40 × 3 भी कितना होगा, 120 होगा, राइट। तो यहाँ पे देखो पहले भी सेम था एक्सपेंडिचर, अभी भी सेम एक्सपेंडिचर है, राइट। तो यहाँ पे हमारा आएगा ईडी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ईडी इज इक्वल्स टू 1 मतलब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो ये केस में हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड वाला केस है, ठीक है। और ये सी है, राइट। सी से क्या है, सी से है कुकुम्बर, ठीक है। तो यहाँ पे 50 रुपीज में हम 2 किलो ले रहे थे पहले, तो वो कितना हुआ, 100 हुआ, राइट। और यहाँ पे 60 रुपीज में हम 1 ही किलो ले रहे हैं अब, तो ये भी हुआ, ये हुआ 60, राइट। 60 × 1 60, तो हमारा एक्सपेंडिचर कम हो गया, राइट। पर हाँ भले ही यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड कम हुई है प्राइस के कारण, बट जो भी है टोटल एक्सपेंडिचर कम हुआ है, राइट हमारा। तो यहाँ पे है ईडी इज लेस देन 1, ठीक है। मतलब क्या हुआ, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। तो ये केस है हमारा रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड का, ठीक है। तो देखो आपको ना ये पूरा टेबल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा आंसर में, और फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि टेबल में है क्या। तो देखो इन टेबल 3.4 इन एग्जाम्पल 1, ठीक है। और यहाँ पे इन एग्जाम्पल बी और इन एग्जाम्पल सी, मतलब ये कुकुम्बर वाला केस है, ये बैंगन वाला केस है, और ये एप्पल वाला केस है जो हमने देखा, राइट। तो आपको सिर्फ मैंने जो अभी ये बताया यहाँ पे, आपको सिर्फ वही चीज एक्सप्लेन करनी है ये 3 पैराग्राफ्स में, ठीक है। कोई ये पूरा आंसर इतना इतना तक लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके। तो ये आएगा आपका बड़ा सा आंसर। देखो एक एप्पल का केस देख ही लेते हैं अपन। देखो एग्जांपल ए में ओरिजिनल प्राइस क्या था, इज ₹10, ठीक है, पर यूनिट, एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज 6 यूनिट्स, ठीक है। तो 6 यूनिट्स क्वांटिटी डिमांडेड था और ₹10 पर यूनिट था, राइट। तो फिर देयरफॉर टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, ₹60। सिंपल सी बात है, हमारा एप्पल 10 रुपए पर यूनिट था, पर केजी सपोज फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो, और क्वांटिटी डिमांड था 6 kg, ठीक है। तो हमारा कितना होगा, ऑब्वियस है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा, राइट। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ हमारा, 60। सिंपल सी बात है। फिर हमें वही बताना है कि व्हेन प्राइस राइजेस टू ₹20, तो देखो यहाँ पे 10 से हुआ ना राइज 20 पे, राइट। तो हमें बस वही बताना है यहाँ पे भी कि जब व्हेन प्राइस राइजेस टू ₹20 क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, क्वांटिटी डिमांड फॉल हुई ना, यहाँ पे पहले 6 डिमांड करते थे हम, अब 5 डिमांड कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें सिर्फ वही बताना है जो मैंने आपको बताया, डिमांड फॉल्स टू 5 यूनिट्स, ठीक है। देन टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इज ₹100। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ हमारा, 100 हुआ, राइट, इनको मल्टीप्लाई करके। इतना समझ गया आपको। देन इन दिस केस टोटल आउटले इज ग्रेटर देन ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। तो जो टोटल आउटले था वो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर से ग्रेटर हुआ, मतलब जो ओरिजिनल तो एक्सपेंडिचर था 60 और हमारा टोटल आउटले निकला 100, तो ये ज्यादा है, ग्रेटर है, राइट। Total outlay is greater than original expenditure. Hence, in this example, elasticity of demand is greater than 1. तो ED is greater than 1. That is relatively elastic demand. बस इतना सा बताना है हमें और कुछ नहीं। और सेम बैंगन वाले केस में भी वैसा ही है, और देन कुकुम्बर वाले केस में भी ऐसा ही है, ठीक है। आई होप आपको ये आंसर समझ गया होगा। अगर नहीं समझा तो वीडियो फिर से देखो, और यही आंसर है, पॉइंट वाइज लिखना, ठीक है। देन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये रहा हमारा आंसर, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। सबसे पहली बात देखो, ये कॉन्सेप्ट जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्यों इंपॉर्टेंट है और किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्रोड्यूसर्स के लिए, फार्मर्स के लिए, वर्कर्स के लिए और गवर्नमेंट के लिए भी। तो ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है अल्फ्रेड मार्शल का, ठीक है। तो देखो हम 6 पॉइंट्स पे समझेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहला इंपॉर्टेंस टू प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर्स को क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो एवरी प्रोड्यूसर हैज टू डिसाइड द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट एट विच ही हैज टू सेल, ठीक है। तो जो भी प्रोड्यूसर है, राइट, तो उसको एक डिमांड प्राइस फिक्स करना पड़ता है, राइट, उसके प्रोडक्ट का जो उसको सेल करना है। फॉर दिस पर्पस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए डिमांड जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट।
और यहाँ पे इफ द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, मतलब ज्यादा बदलेगा नहीं, तो ही विल फिक्स अप अ हायर प्राइस एंड वाइस वर्सा। तो भाई अगर ज्यादा वो प्रोडक्ट का ज्यादा प्राइस बदलेगा नहीं, तो वो ज्यादा थोड़ा हायर प्राइस रख सकता है। तो ये सब इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उसको अगर ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता होगा तभी तो होगा ना। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑल्सो यूजफुल टू मोनोपोलिस्ट टू प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को बहुत सारे टैक्सेशन पॉलिसीज फ्रेम करने पड़ते हैं, राइट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब तक दिमाग में नहीं बैठा होगा तब तक वो करेक्ट टैक्सेशन पॉलिसीज नहीं बना पाएंगे। देखो, दोज कमोडिटीज विद whose demand is relatively inelastic, मतलब ज्यादा बदलेगा नहीं, will be taxed more because it will not affect the demand much and vice versa। ठीक है, मतलब वो अगर जैसे कि जो डिमांड ज्यादा नहीं बदलेगी जो चीज की, उसमें टैक्स ज्यादा लगा सकते हैं, क्योंकि उसके डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लोगों को वो चीज चाहिए ही होगी, राइट। तो वो कितना भी टैक्स उसमें लगा लो तो उसकी डिमांड नहीं बदलेगी, राइट, मतलब ज्यादा फर्क नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का तो अगर वो गवर्नमेंट के दिमाग में नहीं है तो वो ये सब इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगी, राइट, टैक्सेशन। और टैक्स तो इंपॉर्टेंट बहुत होती है गवर्नमेंट के लिए, राइट, वरना देश कैसे चलता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंस हुआ ना गवर्नमेंट के लिए भी। तो और थर्ड इंपॉर्टेंस है किसके लिए, इन फैक्टर प्राइसिंग। तो फैक्टर प्राइसिंग में क्या क्या आता था, राइट, लेबर को वेजेस मिलते थे, ये सब आता है फैक्टर प्राइसिंग में, राइट। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजफुल है इन डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी यूजफुल है फैक्टर प्राइसेस को डिटरमाइन करने के लिए। तो द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर विच डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक कैन कमांड अ हायर प्राइस एज कंपेयर टू दोज हैविंग इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्या है, वर्कर्स ना हायर वेजेस आज कर सकते हैं अगर वो ऐसी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक है, मतलब ज्यादा बदलती नहीं है, तो वो हायर वेजेस डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, अब है फोर्थ इंपॉर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड, राइट। तो देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजफुल टू डिटरमाइन टर्म्स एंड कंडीशंस इन फॉरेन ट्रेड। ठीक है, देखो, सपोज द कंट्री इज एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज फॉर विच डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक कैन रेज देयर प्राइसेस। सपोज इसका एग्जांपल बढ़िया लेते हैं, जयेश राजकोर सर ने एक बढ़िया एग्जांपल दिया था, आसाम की चाय, राइट। अगर आसाम की चाय विदेश में बहुत ज्यादा चल रही है, वहां पे उसकी डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक है, तो अपन ज्यादा चार्ज कर सकते हैं डेफिनेटली, राइट। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल दिया था वो सर ने। और एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो दे हैव इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑयल सेवरल टाइम्स। ठीक है, तो जैसे कि पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, वो हर टाइम इंक्रीज करती रहती है प्राइस, राइट। तो ऑयल जैसे कि पेट्रोल डीजल, तो ये सारी पता है उनको कि रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड है इसकी, तो वो प्राइस होता ही रहता है इंक्रीज, राइट, सेवरल टाइम्स। ये सारा कॉन्सेप्ट कब हो सकता है, जब आपको इंपॉर्टेंस पता हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट पता हो आपके माइंड में, राइट। देन आता है फिफ्थ पॉइंट, पब्लिक यूटिलिटीज। तो इन केस ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज लाइक रेलवेज विच हैव एन इनइलास्टिक डिमांड, राइट, तो गवर्नमेंट कैन ईदर सब्सिडाइज और नेशनलाइज देम टू अवॉइड कंज्यूमर्स एक्सप्लॉयटेशन, राइट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ना सब्सिडीज देती है या नेशनलाइज करती है उनको अवॉइड करने के लिए कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन, राइट, उनको बोझ ना हो एक्सपेंस पैसों का। ठीक है, देन आता है प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। मतलब देखो, आपके जो एक्सपेंडिचर है उसका कितना प्रपोर्शन है पूरे आपके इनकम में। देखो, इफ द प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इन द वन पर्सन इनकम इज स्मॉल, देन डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, मतलब ज्यादा बदलेगी नहीं। क्योंकि फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर, अगर आपके घर में न्यूज़पेपर आ रहा है तो हम बोलोगे मैंने कहा 100-200 रुपए खर्चा, तो वो आपके इनकम में बहुत स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन, बहुत स्मॉल प्रपोर्शन का है, राइट। तो उसकी डिमांड में आप बोलोगे ठीक है चलो आ रहा है, थोड़ा सा ही खर्चा है होने दो, तो उसकी डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो देखो, अगर प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इज लार्ज, अगर कोई चीज है कि जो एक्सपेंडिचर है वो लार्ज हो रहा है, ठीक है, प्रपोर्शन, तो देन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इलास्टिक, तो वो बदल सकता है उसकी डिमांड, राइट। तो यहाँ पे प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर भी बहुत मैटर करता है कि आपके पूरे इनकम में कितना प्रपोर्शन है, तो उस हिसाब से भी डिमांड बदलेगी, राइट। तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आपको समझा होगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द डिक्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम द फॉलोइंग डिमांड कर्व्स। तो देखो, आपने तो ऑलमोस्ट सारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख ली है। तो अभी आपको ना ये 4 दिए है, राइट। आपको अभी चारों में से आपके नाम बताने कि ये कौन सी है, ये कौन सा है, राइट। तो फर्स्ट वाला ए है हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, और हमें उसे 2 लाइन में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है व्हेन अ चेंज इन प्राइस डज नॉट अफेक्ट द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड एज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। हमने डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी देखा था, और यहाँ पे होगा हमारा ईडी इज इक्वल्स टू 0, मतलब अगर प्राइस बदलेगा हमारा पर डिमांड बिल्कुल बदल ही नहीं रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ईडी इज इक्वल्स टू 0। देन आएगा हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ये है हमारा सेकंड बी है ना, ये है हमारा
perfectly inelastic demand, ठीक है. When a change in price leads to infinite change in quantity demanded of commodity, then it is called as perfectly elastic demand. तो यहाँ पे ED होगा infinite, मतलब थोड़ा सा प्राइस चेंज के कारण डिमांड पूरी ज्यादा बढ़ गई, इनफाइनाइट है, ठीक है. और डिस्टिंग्विश बिटवीन में हमने ये देखा था, राइट, यहाँ पे इनफाइनाइट का साइन था, ED इज इक्वल्स टू, राइट. तो ये होगा हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. देन आता है हमारा ये सी कौन सा दिख रहा है आपको, प्राइस थोड़ा सा कम हुआ है और क्वांटिटी भी थोड़ी सी बढ़ी है, मतलब देखो इसका रेशियो सेम सेम लग रहा है, राइट. तो ये होगा हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. तो व्हेन अ प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज एक्जैक्टली इक्वल टू प्रोपोर्शनेट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो यहाँ पे देखो हमारा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में कभी कभी प्राइस 50% कम हुआ है पर क्वांटिटी 100% बढ़ गई है, राइट. तो ये रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड वाले केस में हुआ था. पर देखो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या हो रहा है, प्राइस भी 50% कम हो रहा है और क्वांटिटी भी 50% बढ़ रही है, तो दोनों का प्रोपोर्शनेट चेंज सेम है, राइट. तो ये होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. और यहाँ पे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होगा, ईडी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है. और हमारा लास्ट डी है, तो ये आपको पता ही है, देखो प्राइस कितना 50% हुआ चेंज और यहाँ पे क्वांटिटी 100% बढ़ गई, राइट. देखो यहाँ पे ये इतना सा है और ये कितना बढ़ गया, राइट. तो यहाँ पे 50% सपोज और यहाँ पे 100%, तो ये हुआ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, राइट. तो व्हेन प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इट्स प्राइस, राइट. तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया था डिस्टिंग्विश बिटवीन में कि क्वांटिटी डिमांडेड वाला प्रोपोर्शनेट ज्यादा है, प्राइस कम है, तो ये होगा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. तो इसका हुआ ईडी इज ग्रेटर देन 1, ठीक है. तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग डायग्राम AE इन द लीनियर डिमांड कर्व ऑफ कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डायग्राम स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है. और हमें यहाँ पे गिव रीजंस भी दे रहे हैं. तो सबसे पहला है डिमांड एट पॉइंट सी इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. तो यहाँ पे जो पॉइंट सी है यहाँ पे वो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड दिखा रहा है क्या, नहीं, तो फॉल्स. तो ये स्टेटमेंट आएगा फॉल्स. और क्यों फॉल्स है, इसका रीजंस देखो यहाँ पे. फर्स्ट, द लेंथ ऑफ द लोअर सेगमेंट इज लेस एज कंपेयर्ड टू द अपर सेगमेंट एट पॉइंट सी, ठीक है. तो देयरफॉर ईडी इज लेस देन 1, thus at the point C डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, ठीक है. तो यहाँ पे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड है पॉइंट सी पे. देन आता है सेकंड, डिमांड एट पॉइंट बी इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. तो हमने जो देखो यहाँ पे सी में यूनिटरी इलास्टिक डिमांड देखी थी, राइट. तो पॉइंट बी में यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है क्या, तो ये नहीं है, फॉल्स. तो यहाँ पे हमारा रीजन क्या है, द लेंथ ऑफ लोअर सेगमेंट इज मोर एज कंपेयर टू अपर सेगमेंट एट पॉइंट बी, राइट. तो देयरफॉर ED is greater than 1, thus at point B demand is relatively elastic, ठीक है. तो यहाँ पे डिमांड क्या है, relatively elastic है, यूनिटरी इलास्टिक नहीं है, ठीक है. देन थर्ड, डिमांड एट पॉइंट D इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. तो पॉइंट D में है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि the length of lower segment is equal to the upper segment at point D. Therefore, ED is equals to 1. Thus, at point D, demand is unitary elasticity, ठीक है. तो यहाँ पे लेंथ जो है लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट का वो एकदम इक्वल है, राइट. देखो यहाँ पे लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट दोनों सेम सेम है, राइट. और ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बता रहे हैं, राइट, ना कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. तो ये फॉल्स हुआ. देन आता है फोर्थ, डिमांड एट पॉइंट ए इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. तो यहाँ पे जो पॉइंट ए है वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, तो हाँ, ट्रू. और इसका भी रीजन दे देते हैं हम कि द लेंथ ऑफ अपर सेगमेंट इज 0 एट पॉइंट ए, देयरफॉर ईडी इज इक्वल्स टू आएगा इनफाइनाइट, ठीक है. दस एट पॉइंट ए डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक. तो इसी के साथ हमारी पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है. आई होप आपको समझी होगी. अगर समझी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.